नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश यादव को मायावती के चैलेंज की, जिसे हमने नाम दिया है जमाली, क्योंकि जिस आजमगढ़ की सीट से अखिलेश यादव ने हाल ही में इस्तीफा दिया था, अब उस सीट पर मायावती ने गुड्डू जमाली को उतारने का फैसला कर लिया है। और ये वही गुड्डू जमाली हैं जो चुनाव से पहले बसपा छोड़कर ओवैसी की पार्टी AIMIM में चले गए थे, जिन्हें अब मायावती ने दोबारा अपने पाले में मिला लिया है और फैसला किया है कि आजमगढ़ में जब भी उपचुनाव की परीक्षा होगी तो गुड्डू जमाली बसपा के उम्मीदवार होंगे। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या मायावती के जमाली आजमगढ़ में साइकिल की रफ्तार रोक पाएंगे? रिपोर्ट देखिए। बबुआ की सीट पर बुआ की नजर, पूरी होगी 22 की कसर। उपचुनाव की तूफानी फाइट, आजमगढ़ में किसका भौकाल टाई। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग का फैसला भले ही हो चुका हो, लेकिन उपचुनाव की जंग अभी बाकी है और सबसे बड़ी लड़ाई है उस आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हो चुकी है। अब इसी सीट पर मायावती की नजर टिकी हुई है, क्योंकि जो गुड्डू जमाली चुनाव से पहले बसपा का दामन छोड़ गए थे, अब उन्हें फिर से मायावती ने अपने पाले में मिला लिया है और आजमगढ़ की सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। दरअसल 2022 के चुनाव से ठीक पहले गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ दी थी। इसके बाद गुड्डू जमाली ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। हालांकि बात नहीं बनी तो गुड्डू जमाली ने ओवैसी की पतंग थाम ली, लेकिन अब गुड्डू जमाली कटी पतंग छोड़ फिर से हाथी पर सवार हो गए हैं और मायावती उन्हें उस आजमगढ़ से हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है, जहाँ से डिम्पल यादव के उपचुनाव लड़ने की चर्चा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को घर वापसी पर बड़ी सौगात दी। दरअसल मायावती ने आज जब पार्टी की हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई तो उस बैठक में गुड्डू जमाली भी नजर आए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुड्डू जमाली बीएसपी छोड़कर पहले अखिलेश यादव के पास गए, वहां बात नहीं बनी तो फिर AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली और आज जब बसपा की बैठक हुई तो उस बैठक में गुड्डू जमाली पहुंचे। इस बैठक में मायावती ने साफ तौर पर ऐलान किया कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जो लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया है, वहां जब उपचुनाव होंगे तो गुड्डू जमाली ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यानी मायावती ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ अब गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अगर गुड्डू जमाली बसपा की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि 2012 और 2017 में भले ही बसपा की स्थिति सही न रही हो, लेकिन गुड्डू जमाली चुनाव जीते और इस बार वो ओवैसी की पार्टी के इकलौते उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत बचाने में सफल रहे। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर गुड्डू जमाली चौथे स्थान पर रहे, उन्हें 36,419 वोट मिले। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इस बार आजमगढ़ की सीट पर सपा और बसपा के बीच टक्कर होगी? क्या जिस अखिलेश यादव को लेकर मायावती 2019 में भाजपा के रथ को रोकने निकली थी, अब 3 साल बाद मायावती उन्हीं अखिलेश यादव की राह में रोड़ा बनेगी? वैसे सवाल बड़ा है कि क्या बसपा का हाथी सपा की साइकिल को रोक पाएगा, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वो किला है जो भाजपा की आंधी में भी नहीं हिला। 2014 के चुनाव में यहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, 2019 में यहां से अखिलेश यादव चुनाव जीते, 2022 में सपा ने यहां सभी 10 सीटें जीत ली। मतलब रिकॉर्ड में सपा हावी है। ऐसे में मायावती के गुड्डू जमाली आजमगढ़ में अपनी पांव जमा पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। चुनाव के वक्त मायावती इतनी एक्टिव नहीं दिखी जितनी हार के बाद दिख रही हैं, क्योंकि मायावती ने आज सिर्फ एक दांव नहीं चला बल्कि 3 दांव चले। पहला, अपनी सभी इकाइयों को उन्होंने भंग कर दिया। दूसरा, अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। और तीसरा दांव, गुड्डू जमाली को फिर से बसपा में बुला लिया। लेकिन इन 3 दांव में जो सबसे बड़ा दांव है वो ये है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के जरिए बसपा के भविष्य की तस्वीर खींच रही है। सवाल खड़ा है और सवाल बड़ा है कि बुआ का भतीजा क्या उनका खेवनहार बन पाएगा, क्योंकि बसपा अपने सबसे बुरे दौर में। मायावती के फैसले से दंग, सभी इकाई भंग। भतीजा लगाएगा बुआ की नैया पार, सियासत धुआंधार। 22 की अग्नि परीक्षा में
एक सीट जीतने वाली बसपा ने अपनी विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। और ये फैसला बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐसे वक्त में लिया है जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि 4 बार सूबे में सरकार बनाने वाली बसपा का आज सूबे में सिर्फ एक विधायक बचा है। और अब मायावती ने अपनी हार पर मंथन कर कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रविवार को मायावती ने बैक टू बैक 3 बड़े फैसले लिए, जिसमें पहला अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, दूसरा प्रदेश में सभी इकाइयां भंग की, तीसरा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर गए गुड्डू जमाली को दोबारा बसपा में ले लिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव में मिली पार्टी की हार के बाद आज जब समीक्षा बैठक की तो उसमें कई बड़े फैसले लिए। खासतौर से संगठन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मायावती ने जिला अध्यक्ष और विधानसभा की जो इकाई है उसे छोड़कर पार्टी की बाकी सारी इकाइयों को भंग कर दिया। इसके अलावा पहली बार उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं, या हम कहें कि 3 प्रभारी बनाए गए हैं जो पार्टी का सारा काम अब देखेंगे। वहीं भतीजे आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ अब आकाश को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यूपी के जो 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो भी आकाश आनंद को ही रिपोर्ट करेंगे। और आने वाले दिनों में आकाश आनंद की जो भूमिका है उत्तर प्रदेश में वो भी काफ़ी बढ़ेगी। 22 में मिली हार पर मंथन के साथ मायावती ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। यूपी में 80 लोकसभा सीट है, मतलब दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला लखनऊ से होगा। 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा था और उसका स्कोर 0 से 10 कर लिया था, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अकेले मायावती अपना स्कोर बढ़ा पाएंगी। वैसे इस बैठक के साथ मायावती ने भविष्य की राजनीति के संकेत दिए हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता रहा है कि मायावती के बाद कौन। अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर इसका जवाब दे दिया है। दरअसल 2019 में मायावती ने आकाश को बसपा का स्टार प्रचारक बनाया था। 2022 में डिजिटल मंचों पर बसपा की जो तस्वीर नजर आई उसके पीछे आकाश आनंद ही थे। मतलब आकाश आनंद धीरे धीरे पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या भतीजा बुआ की नया पार लगा पाएगा? क्या आकाश बसपा को उसके स्वर्णिम युग में लौटा पाएंगे? क्योंकि 2007 के बाद पार्टी चुनाव दर चुनाव कमजोर ही हो रही है और पार्टी ने अपना सबसे बुरा प्रदर्शन 2022 में किया है। हालांकि इसके लिए बसपा की खराब रणनीति थी। मायावती चुनाव से ठीक पहले मैदान में आई और सबसे बड़ी बात यह कि मायावती जाति के तिलिस्म से बाहर निकल ही नहीं पाई। वो कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात करती रहीं तो कभी दलित मुस्लिम ब्राह्मण की। ऐसे में अगर आकाश को बसपा की नया पार लगानी है तो इन तमाम चुनौतियों को पार करना होगा और सबसे बड़ी बात उस दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाना होगा जो बसपा का कोर वोटर है और भाजपा की तरफ चला गया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं 24 की तैयारी की। किसे मिलेगी जिम्मेदारी? सवाल ये सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट में शामिल होने के बाद खड़ा हो गया है, क्योंकि अब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये पूरा प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि अब भाजपा की नजर 24 की लड़ाई पर है। 2014 और 2019 में भाजपा ने प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेला था। क्या इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी ब्राह्मण पर दांव लगाया जाएगा? देखने वाली बात। स्वतंत्र देव सिंह के बाद कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? 2024 पर ध्यान, क्या ब्राह्मण को मिलेगी कमान? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह अब योगी 2.0 का हिस्सा बन गए हैं, जिनके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी है। और अब चर्चा में है कि एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा जल्द प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो रणनीति अपनाई थी, यानी ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाने की, वो एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काम करती दिख सकती है। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। तब भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रदेश अध्यक्ष की कमान महेंद्र नाथ पांडे के हाथ में थी। उस वक्त भी भाजपा ने 64 सीट पर जीत हासिल की थी।
अब भाजपा के सामने 2024 की चुनौती है और अब चर्चा है कि भाजपा फिर एक बार किसी ब्राह्मण नेता को यूपी में पार्टी की कमान सौंप सकती है। वैसे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए यूपी के सियासी गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें पहला नाम पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का है, तो दूसरा 1.0 में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा का है, जबकि इस रेस में तीसरा नाम कन्नौज के सांसद और काशी क्षेत्र के प्रभारी सुब्रत पाठक का है। वहीं चौथा नाम बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी का है, जो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। लेकिन एक चर्चा विधानसभा अध्यक्ष के पद की भी है, जिसको लेकर सतीश महाना का नाम सबसे आगे है, जो 8वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही उनके नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला MLC चुनाव के बाद ही होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एक और योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ा दिया और दूसरी ओर मोदी सरकार ने भी गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं महंत का एक्शन अवतार। बुलडोजर रुकेगा नहीं। दरअसल योगी सरकार 2.0 की शपथ के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर से मऊ तक बदमाशों की अवैध संपत्ति ध्वस्त की जा रही है। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महंत के पंचामृत में दूसरी सबसे बड़ी सौगंध है रुकेगा नहीं बुलडोजर। ये सीएम योगी की वो बुलडोजर सौगंध है जो उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान ली। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी का बुलडोजर दांव खूब पसंद किया गया। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चलते बुलडोजर ने जनता का दिल जीत लिया और एक बार फिर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। योगी सरकार 2.0 में एक बार फिर बुलडोजर काम में जुट गया है। मुजफ्फरनगर, मऊ, बस्ती से सामने आई तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, जब गुंडों और बदमाशों की अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर धराशायी किया जा रहा है, क्योंकि ये सौगंध है सीएम योगी की, बुलडोजर यूं ही चलेगा। दरअसल इसको बुलडोजर के प्रतीक के रूप में बोल दिया गया है। किसी भी सरकार के लिए इस बड़ा हार्श नाम होता है बुलडोजर सरकार कहलाना, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भले ही ये वोटों के लिए ठीक नाम लगता हो और बड़ा कैची लगता हो, लेकिन किसी भी सरकार के साथ बुलडोजर बाबा या बुलडोजर नाम जुड़ना ठीक नहीं है। उनको ये सुधारना चाहिए, लेकिन अगर इसका अर्थ कानून और व्यवस्था से है तो बहुत स्वागत है उसका, और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था से वोट उनको ज़्यादा मिला है, बुलडोजर से उतना नहीं मिला। अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली ये वो बुलडोजर शपथ है जिसने योगी आदित्यनाथ के विजय तिलक में अहम भूमिका निभाई। इसे आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। दरअसल योगी राज में माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई। इसी तरह 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई और 43,294 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उन्होंने उसे असल में सच साबित करके दिखाया। ऐसे में लंबे अरसे से माफिया का जुल्म सितम सह रही यूपी की जनता ने न सिर्फ राहत की सांस ली, बल्कि सरकार की कार्रवाई से उनका भरोसा सरकार में काफी हद तक बढ़ा। और यही वजह है कि यूपी में योगी सरकार के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसलिए एक बार फिर योगी राज दोबारा में दिखाई देने लगा है बुलडोजर का एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आइए बात करते हैं टूटती आस की, और सवाल यह कि कैसे बुझेगी प्यास। और ये सवाल पूरा सोनभद्र पूछ रहा है, क्योंकि यहां पानी एक खोज बन चुका है। एक बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और जो पानी मिलता है उसे देख हो सकता है आप अपनी नाक बंद कर लें, क्योंकि सोनभद्र के लोगों की यही कहानी है। वहां पर हर पल खतरे में जिंदगानी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए हालात कितने भयावह हैं। खत्म हुआ पानी,
सोनभद्र में विनाश की निशानी। पानी बना खोज, दम तोड़ रही है जिंदगी हर रोज। ये बदहाल तस्वीर सूबे के आखिरी छोर पर 4 राज्यों से सटे उस सोनभद्र की है जो बुंदेलखंड की राह पर चल निकला। यहाँ के नलों का गला सदियों पहले सूख गया। हैंडपंप में पानी आए दशकों बीत चुके हैं। जो नदी और तालाब बचे हैं वो भी दम तोड़ने लगी है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा जैसे महानगरों में रहने वाले लोग आज इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें। यहाँ एक बटन दबाने पर ठंडा गर्म पानी नहीं, पसीना निकलता है, क्योंकि यहाँ एक बाल्टी पानी के लिए कोसों चलना पड़ता है। तब जाकर गंदा मैला वो पानी मिलता है जिसे शहर वाले पीना तो दूर हाथ धोना भी गवारा न समझे। क्या वहाँ पे पीने का पानी नहीं है गांव में? नहीं। हैंडपंप वगैरह कुछ भी नहीं है? हवे सब बिगड़ गए, बनते नहीं। अच्छा, तो प्रधान जी क्या कहते हैं? अब बनवाते नहीं ना, तब क्या बताएं। पानी का यहाँ पे समस्या है। हाँ, पानी की समस्या है, हम लोग को पानी नहीं मिलता है पिए की। बचपन से सुना है कि पृथ्वी पर 71% पानी है, मतलब संसार पानी से घिरा है। लेकिन पूर्वांचल के सोनभद्र में ये सारी बातें किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती हैं। यहाँ हकीकत ये है कि पिछले 25 साल से पानी एक खोज बनी हुई है। यहाँ 10 विकास खंडों के 26 गांव पिछले 20 साल से फ्लोरोसिस से पनपी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। यह शुद्ध पानी न मिल पाना ही सबसे बड़े विनाश की निशानी है। अब दौरत बा ठेवना में और तो कमर में और पाजर में। तो डॉक्टर को दिखाऊंगे, डॉक्टर का कुछ बताओ क्या दिक्कत होता है इसे? कहता पानी खराब है यहाँ का। समस्या पानी पीने से ये होता है कि पूरे जोड़ जोड़ में दर्द, बैठने उठने में असमर्थ, जोड़ जोड़ में दर्द, सुतले के बाद भी मतलब ये कहर का बिहान करना, यही समस्या है सर। और ज्यादा करके जोड़ जोड़ में दर्द है, कमर से ही झुकना। हर साल यहाँ प्रदूषित पानी पीने की वजह से डायरिया फैलता है और कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। बोदरा डाट गांव के रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके दिन की शुरुआत पानी की खोज के साथ होती है, जिन्हें एक बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है। जब से शादी तो पानी की बहुत दिक्कत है। इस गांव में पानी का कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हैंडपंप सब कुछ भी नहीं है व्यवस्था यहाँ पे। कुआं है थोड़ा बहुत, तो पानी रहता है, फिर सूख जाता है, फिर एक बार सुबह आते हैं, फिर लेके जाते हैं पानी। दिन भर पानी भरते रहते हैं हम लोग। तो कितना दूर आपका घर है यहाँ से? 1.5 किलो। तो 1.5 किलोमीटर पर डे आते हैं, पर डे जाते हैं। हालांकि सोनभद्र के सदर विधायक ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि जल्दी उनकी समस्या का हल किया जाएगा। जो आप जगह जगह हैंडपंप, सोलर पंप, बाकी माध्यमों से पेयजल उपलब्ध कराए जाने का पूरा प्रयास हुआ है। कुछ जगह जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि जगह जगह खराब है सोलर पंप, तो ग्राम पंचायत को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि उसको ठीक रखे, उसको सुचारू रूप से चलाएं। यदि जहां कहीं भी इस तरह की समस्या आई है कि गड़बड़ है, तो उसको जरूर तत्काल उसको ठीक कराया जाएगा और किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति को पेयजल का संकट नहीं होगा। जनपद सोनभद्र पानी के लिए क्रिटिकल क्षेत्रों में से है। ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या होती है। वहाँ पे जिन ग्राम पंचायतों में इस तरह पानी की समस्या की शिकायतें आती हैं, उन ग्राम पंचायतों में टैंकर के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाती है। गर्मी बढ़ते के साथ साथ कई गाँवों में वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं और वहाँ पे हैंडपंप मरम्मत के माध्यम से या हैंडपंप में पानी छोड़ देने के कारण टैंकर के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्रशासन कैसे इतने सालों से आंख फेरे रहा, क्यों से लाखों लोगों की ये बदहाली नजर नहीं आई। आखिर कोई घटना होने के बाद ये सिस्टम की नींद क्यों खुलती है? क्योंकि सवाल इसलिए भी बड़ा है कि अब गर्मी बढ़ने लगी है। अगर वक्त रहते शुद्ध पानी की किल्लत दूर नहीं हुई तो स्थिति और ज्यादा विकराल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।